लर्नर्स पॉइंट, जहां आपके लिए हम प्रत्येक दिन वोकैब सेशन को लेकर के आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, रिलेवेंट इडियम्स, इन सारे पे बात करते हैं और आपको बताते हैं वर्ड्स के फंक्शन। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स को। ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब्स के कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के है, इन सारे बातों को सीखेंगे, साथ ही कुछ फ्रेजल वर्ब्स को भी सीखेंगे हम लोग। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करेंगे आज की पाठशाला, आज की जर्नी। और आज के इस जर्नी में सीखेंगे बहुत सारे नए नए फ्रेजल वर्ब्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही आपके एग्जाम में आपको एक अच्छी मार्क्स ऑब्टेन करवाने की वो हैसियत भी रखेगा। तो चलिए एक बार आप सब इस सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को और पेन पेपर के साथ बैठ जाइए, क्योंकि आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इत्मीनान से पहले बैठ जाइए, इत्मीनान से आप पेन पेपर को ले करके, क्योंकि इन सारे वर्ड्स को आपको लिखने की जरूरत भी पड़ सकता है बीच बीच में। तो चलिए एक बार जोड़ लीजिए और फिर हम लोग शुरुआत करेंगे आज की सेशन। तो ये फ्रेजल वर्ब, आज के दिन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेजल वर्ब्स। ये फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जान लेना है। तो इसका डेफिनेशन यदि हम लोग पढ़े तो डेफिनेशन में क्या लिखा रहता है कि फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब फॉलोड बाय a phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. The combination creates a meaning different from the original verb. इसका मतलब आपके सामने यदि कोई एक वर्ब दिया है, ठीक है, जैसे कि यहां पे बोले कि ब्रेक, ठीक, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब इस ब्रेक के साथ आपके सामने आ गया थ्रू। ब्रेक आपका एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना। इसका मतलब तोड़ना, यही ना, जी हाँ। अब ब्रेक के साथ एक वर्ड थ्रू आ गया, क्या आ गया, थ्रू, जो कि एक प्रीपोजिशन था। क्या है, प्रीपोजिशन। और जैसे ही आ गया तो इसका मतलब बन गया ब्रेक थ्रू। और जैसे ही ब्रेक थ्रू मिल गया तो ये कॉम्बिनेशन का जो मतलब है, ये कॉम्बिनेशन का एक अलग ही मतलब बन जाता है। और इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है सफलता। इसका मतलब बनता है सफलता। ये क्या लोचा है भाई, पहले ब्रेक का मतलब अलग था, तोड़ना। थ्रू का मतलब होता है, यदि देखा जाए तो के द्वारा, यही आप पढ़े होंगे बचपन में। लेकिन जब ये ब्रेक थ्रू एक साथ मिल गया तो इसका मतलब क्या बन गया, सफलता। यही जो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ एक वर्ब का एक दूसरे प्रीपोजिशन के साथ, और कॉम्बिनेशन मिल जाने से, कॉम्बिनेशन बन जाने से एक नया वर्ड बन गया जिसका मीनिंग क्या होता है, सफलता। और इसी को बोलेंगे आप फ्रेजल वर्ब। इसी को क्या बोलेंगे आप, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्ब्स आप पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ लिए हैं, उस वर्ब में यदि छेड़खानी कीजिएगा, उस वर्ब में यदि छेड़छाड़ कीजिएगा, कोई प्रीपोजिशन को लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए। और उसी चेंज्ड मीनिंग को, जब वो मीनिंग चेंज कर जाता है, तो उसी चेंज्ड मीनिंग, उसी बने हुए कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सारे वर्ड्स को देखने वाले हैं कि किसमें क्या ऐड हो जाने से उसका क्या और भी मतलब बन जाता है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल हम लिखे हैं, जैसे कम, कम का मतलब आना, लेकिन हो गया अबाउट उसके साथ ऐड हो गया, तो अब क्या बन गया, कम अबाउट। और कम अबाउट का क्या मतलब बनेगा, हैपन, होने से, घटना घटने से। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी घटना घटना, या फिर कोई भी घटना का होना। यहां पे लिखेंगे कोई भी घटना के होना। कोई भी आप घटना के घटने से बोल सकते हैं, या फिर कोई भी घटना को होने से बोल सकते हैं। इस ब्रेक थ्रू को आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप। तो चलिए, जैसे एग्जांपल में भी समझ लें कि हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन केम अबाउट, सॉरी कम अबाउट। हाउ डिड सच अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब हुआ, कैसे, यहां पे हुआ आने घटना, होने से था, कि कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तैयार हो गया। तो यहां पे तैयार होने का सेंस कौन दे रहा है, कम अबाउट। और यही चीज को हैपन बोलते हैं, और इसी चीज को अकर बोलते हैं, और इसी को हिंदी में घटना के होना भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं कैसे कम के साथ अबाउट मिल जाने से क्या बन गया, इसका मतलब घटना के होना।
और वैसे कम का मतलब होता है आना, ठीक है, और अबाउट का मतलब होता है कि बारे में। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को आप फ्रेजल वर्ब बोलेंगे और इन्हीं सारे फ्रेजल वर्ब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, और इसी क्वेश्चंस को लोग छोड़ करके आता है। यही वो सेक्शन है जिस सेक्शन में अच्छे खासे लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक कम के साथ अबाउट आया तो ये बन गया, और वही कम के साथ अक्रॉस आ गया। कम तो वही कम है ना, अब क्या आ गया, अक्रॉस, और जैसे अक्रॉस आ गया इसका मतलब कुछ अलग बन गया मेरे दोस्त। और क्या बना कि फाइंड बाय चांस और इनकाउंटर। जब आप कोई दोस्त से अचानक से मिल जाते हैं, ठीक है, आप मार्केट में घूम रहे हैं, उधर से आपका दोस्त भी अचानक से आ गया, अरे तुम है, दैट इज केम अक्रॉस, दैट इज कम अक्रॉस, ओके। और इसी कम अक्रॉस को बोलेंगे फाइंड बाय चांस, अचानक से मिल जाना, ठीक। जैसे जूली केम अक्रॉस सम फोटोग्राफर्स ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द एटिक। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है कि जूली अचानक से कुछ फोटोग्राफ्स फाइंड कर ली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। एक एटिक, एटिक का मतलब क्या होता है, जिसे आप एल्बम भी बोलते हैं ना, वैसे ही चीजों को एटिक, जो पुराने जहां पे हम लोग फोटो रखते थे ना, उसे एटिक बोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए, केम के साथ एक्रॉस आ जाने का मतलब क्या हो गया, अचानक से मिलना। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कम के साथ अबाउट आया तो घटना के होने से, एक कम के साथ एक्रॉस आ गया तो अचानक से मिलने से। और इसी तरीके से आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स कम के साथ ही पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड के साथ पढ़ना है, जैसे कॉल के साथ बहुत सारे पढ़ना है। तो इन सारे को हम आपको बताएंगे, डील करेंगे, सारे को समझाएंगे, रिवाइज भी करवाएंगे। प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं इसको प्रैक्टिस में हम लेकर के आएंगे, तब जाकर के ये आपके साथ आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं कि जब पढ़ने के लिए बैठ जाए, लिखने के लिए बैठ जाए, तो आप लिखते लिखते थक जाएंगे। समुद्र के जैसा है, और सारे को लर्न करना, सारे को दिमाग में रखना बहुत टफ बात है, बहुत ही हार्ड। लेकिन इसको हम लोग बहुत ज्यादा ना पढ़ करके जो आपके लिए रिलेवेंट होगा, जितने क्वेश्चंस बन सकेगा, जो काफी ज्यादा मतलब लगेगा कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये आ सकेगा, तो उन सारे को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेटिकल तरीके से सारे के सारे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास पर डे वोकैब का सेशन जाता है। तो पर डे वोकैब सेशन में हम लोग सारे को क्यों ना पढ़ लें और रिवाइज भी करेंगे। जो प्रैक्टिस बैच आपके लिए लेकर के आए हैं, उस प्रैक्टिस बैच में हम आपको रिवाइज करवाएंगे, इसके क्वेश्चंस तैयार करके देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस बैच और ये वोकैब दोनों के मिसलेनियस से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप डरे मत, इन सारे फ्रेजल वर्ब को हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कुछ पढ़ने को, कुछ फ्रेजल वर्ब्स को देखने के लिए। और आपके सामने ये रहा, और ये शुरू होता है लेटर ए से, और जैसे लेटर ए खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेटर बी, सी, डी, ई, और इस तरीके से जेड तक हम लोग जाएंगे और सारे के सारे खत्म करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए एक बार, तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं। तब तक आप इन सारे को एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आपके सामने नंबर एक क्या है, अबाइड बाय, ठीक है। और अबाइड बाय जैसे आगे इसका मतलब होता है कि रिस्पेक्ट करना, ओबे करना। चाहे आप किसका करें, लॉ का करें, चाहे कोई डिसीजन का करें, चाहे किसी रूल का करें। यदि किसी रूल का, डिसीजन का या फिर लॉ का आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे पालन करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, अबाइड बाय। जैसे इफ यू वांट टू स्टे एट दिस स्कूल यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड बाय द रूल्स का मतलब पालन करना, इसका मतलब हो गया ओबे, पालन करना। आप उसका हिंदी भी लिख सकते हैं, पालन करना, ठीक है, रिस्पेक्ट करना। तो इस तरीके से अबाइड बाय का मतलब क्या हो गया, ओबे, और ओबे का मतलब हो गया पालन करने से। तो आप इसके दोनों कॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा, अबाइड के साथ बाय, इसका मतलब पालन करना, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरे पढ़ते हैं, अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कि गिव अ रीजन। जब आप कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, कोई रीजन देते हैं, तब आप बोलेंगे अकाउंट फॉर। जैसे आई होप
you can account for all the money you spent. मैं आशा करता हूं कि आप उन सारे खर्च के क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, रीजन दे पाएंगे, उसका कहां कहां पे खर्च किए पूरे सारे समरी आप दे पाएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंट फॉर। जब किसी का आप क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका व्याख्या करते हैं। चलिए, उसके बाद रहा तीसरे नंबर में एक फोर। ठीक है, एक का वैसे मतलब होता है दर्द और फोर का मतलब अलग होता है, लेकिन एक फोर का क्या मतलब हो गया, वांट समवन और समथिंग वेरी मच। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा दिल से मांगते हैं, दिल से उसको चाहते हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एक फोर। उसके लिए दर्द हो रहा सीने में, बोलते हैं ना तेरे लिए सीने में दर्द है। तो सीने में दर्द, इसका मतलब तुम आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। यदि आप मेरे साथ नहीं आइएगा, नहीं रहिएगा, दैट मींस सीना मेरा दर्द से भरा पड़ा रहेगा। तो वैसी चीजों को क्या बोलेंगे, एक फोर। जैसे ही वॉज सो लोनली ही एक्ट फॉर द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस। वो जब अकेला रहता है ना, तो काफी जब अकेला रहता है, काफी अकेलापन फील करता है, तो वो साउंड को सुनने के लिए कैसा एकदम मचल उठता है, उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है ह्यूमन वॉइस। तो ही वॉज सो लोनली, बहुत अकेलापन रहता है। ही एक्ट फॉर द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस। ह्यूमन वॉइस को वो मतलब काफी चाहता है। ठीक है, तो एक फोर का मतलब जब आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, जब किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे एक फोर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है अकाउंट ऑन, सॉरी एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का क्या मतलब होता है कि एक्शन दिखाना एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज हो जाए तो उसकी जो रिजल्ट होते हैं, उसके रिजल्ट के एक्शन को दिखाना, दैट इज एक्ट ऑन। जैसे द पुलिस डिसाइडेड टू एक्ट ऑन द एनोनिमस कॉल दे रिसीव्ड। जैसे ही पुलिस डिसाइड किया, पुलिस ने डिसाइड किया कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे एनोनिमस का मतलब बेनाम जो कॉल आया, जो कॉल उन्होंने रिसीव किया, उस कॉल के जो रिजल्ट है उस पर काम करना शुरू करेगा। तो एक्ट ऑन का मतलब होता है ना कि जो कुछ भी आपको दिखे, कोई भी रिजल्ट दिखे, उस रिजल्ट के ऊपर अपना काम शुरू करते हैं, अपना काम या फिर अपना एक्शन शुरू करते हैं। उसी एक्शन को शुरू करने की जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्ट ऑन। ठीक है, तो अपना काम या फिर अपना एक्शन शुरू करना, क्या बोलेंगे, अपना काम या फिर अपना एक्शन शुरू करना, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्ट ऑन। क्या बोलेंगे इसे, एक्ट ऑन। तो देखिए कैसे कैसे ये ना मीनिंग चेंज कर रहा है अपने आप को। एक फोर का मतलब जब किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, अकाउंट फोर का मतलब व्याख्या करना, अबाइड बाय का मतलब पालन करना, एक्ट ऑन का मतलब अपना काम या फिर अपना एक्शन शुरू करना, जब आपको कोई चीज दिखे, कोई चीज का रिजल्ट दिखे। जैसे पुलिस को पता चला ना कि वहां पे चोरी हो रहा है, तो तुरंत से क्या करता है, तैयार हो जाता है कि चलो 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 चोर को पकड़ेंगे। तो वो जो एक्शन कर रहा है ना, वो जो प्रोसेस कर रहा है जल्दी से जाने का, दैट इज एक्ट ऑन। और कब शुरू किया, जब उसे पता चला। ठीक, चलिए अब आपके सामने फिफ्थ नंबर के जो कि है एक्ट आउट। देखिए इधर पहले हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, एक्ट ऑन, अब पढ़ेंगे एक्ट आउट। और एक्ट आउट का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना, समथिंग विथ जेस्चर्स एंड एक्शंस। जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखे होंगे, या फिर यदि मूवी नहीं देखे होंगे तो आप परेड तो जरूर देखे होंगे ना, 26 जनवरी में जो परेड किया जाता है, वहां पे देखिएगा कि जब भी जो ट्रूप्स होते हैं या फिर जो आर्मी होते हैं, जब वो कर रहा होता है परेड, तो उसके सामने एक व्यक्ति होता है जो कि ऐसे 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 कर रहा होता है, मतलब एक अपना एक्शन दिखा रहा होता है। उसे एक्शन को दिखाने की या उस जेस्चर्स के अकॉर्डिंग यदि दिखाने का कोई चीज होता है, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट। आप भी करते हैं ना, आप भी जब पढ़ाते हैं तो या फिर जब पढ़ते हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो एक्सप्रेशन भी जा रहा है ना, ये हाथ का हिलना, हमारा पेन का हिलना, ये जो कुछ भी हिला रहे हैं, नजर को हिलाना, इस तरीके से जो कुछ भी करके आपको बता रहे हैं, दैट इज उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्ट आउट। डिमोन्स्ट्रेट समथिंग विथ जेस्चर्स, और जेस्चर्स का मतलब अपने बॉडी के जो मूवमेंट होता है, एक्शंस जो आप काम करके दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि किसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, इसका मतलब हो गया दिखाना। लेकिन दिखाने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए? आपके जेस्चर्स के अकॉर्डिंग, आपके तरीका उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, आपके वो मूवमेंट होना चाहिए, आपके वो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, हाथ का मूवमेंट, ये सब बहुत कुछ, किसी भी तरह का मूवमेंट यदि हो और उस तरीके से आप किसी को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? एक्ट आउट। जैसे द चिल्ड्रेन एक्टेड आउट द सीन इन द क्लासरूम। जो कोई मूवी देखा होगा बच्चे लोग, तो उसी मूवी को क्लासरूम में उन लोग वही मूवी के सीन को बच्चे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया क्लासरूम में, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो एक्शन में आया होगा, एक्ट किया होगा, जेस्चर्स वैसे ही तैयार किया होगा। उसके बाद एक्ट के साथ अप, एक्ट अप। और एक्ट अप का क्या मतलब होता है? कॉज पेन और एनोयंस बाय फंक्शनिंग बैडली। जब आपको ना दर्द हो या फिर आप उबाऊ फील करें, आप परेशान फील हो, लेकिन परेशान कैसे? जब आपके कोई पार्ट हो, कोई का मतलब पूरा बॉडी पार्ट या फिर कुछ भी हो ऐसा जो आपका फंक्शन कैसा करे? खराब करे, और खराब करने के कारण बढ़िया से वो काम ना करे, जिसके कारण आपको क्या हो? परेशानी हो, जिसके कारण आपको दर्द हो, तो उसी के लिए क्या बोलेंगे? एक्ट अप। जैसे डैड्स पुअर नी, जो डैड के जो नी है, घुटना है, इज एक्टिंग अप अगेन, क्या कर रहा है? वो दर्द कर रहा है बार बार। ठीक है, तो वही है कि डैड्स पुअर नी जो है वो दर्द कर रहा है, वो बैडली फंक्शनिंग है, और बैडली फंक्शनिंग के कारण दर्द हो रहा है, एनोयंस फील कर रहा है बेचारा मेरे जो डैड है यहाँ पे, और कॉज मतलब पेन का वो कॉज बन गया है। तो वैसे चीजों के लिए आप क्या बोलेंगे? एक्ट अप। वैसे चीज के लिए आप क्या बोलेंगे? एक्ट अप। ठीक है, वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? एक्ट अप। उसके बाद है एड अप। एड अप का क्या मतलब है? कि मेक सेंस, सीम रीजनेबल। जो चीज आपको सेंसिबल दिखे, जो चीज आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ समझने वाली बात है, कुछ सेंस वाली बात है, तो उस चीज के लिए आप क्या बोलेंगे? एड अप। उसके लिए क्या बोलेंगे आप? एड अप। या जहां पे आपको रीजनेबल चीज दिखे, वाकई वाला चीज बोलते हैं कि वाकई की चीज दिखना, हकीकत वाला चीज दिखना, तो वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? एड अप। जैसे शी एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड बट द डिटेल्स शी गेव जस्ट डोंट एड अप। उन्होंने एक्सप्लेन बड़े अच्छे से तरीके से किया। शी एक्सप्लेन्ड व्हाट हैपेंड, जो हुआ था उसको एक्सप्लेन की, बट द डिटेल्स शी गेव, लेकिन जो भी वो डिटेल्स दी, शी गेव जस्ट डोंट एड अप, वो ऐसा फील कर रहा था जैसे कि वो रीजनेबल ना हो, वो सेंसिबल चीज ना हो, वो सेंस से रिलेटेड ना हो, बकवास वाली बातें कर दी। एक्सप्लेन तो करी लेकिन बकवास वाली बातें कर दी, वहां हकीकत वाली बातों को उन्होंने ऐड नहीं की। तो ऐड अप का मतलब होता है हकीकत वाली चीज को ऐड करना, रीजनेबल चीज दिखना। ठीक, हिंदी को आप लोग यदि लिखना चाहेंगे तो लिख सकेंगे। वैसे एग्जैक्ट हिंदी पे जाने से ना आप इन सारे के मीनिंग को खो दीजिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग तैयार करना पड़ता है, और आप हिंदी केवल लिख करके रट लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से उलझन महसूस होगा, और उसी महसूस वो चीज महसूस ना हो, इसलिए हम आपको बार बार हिंदी लिखने से मना करते हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इंग्लिश के टर्म को ही पढ़िए, इस टर्म को पढ़िए और इसी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जब एग्जाम लिया जाएगा तो वहां एक छोटा सा लेटर भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहेगा। आपको हर चीज, एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, सो यू ऑल हैव टू लर्न दीज वर्ड्स एंड दीज फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश। इसीलिए हम इन सब का हिंदी नहीं लिखे मेरे दोस्त, अदरवाइज इसका हिंदी यदि लिखना हो तो लिख करके हम भर देते हैं, फिर पता चलता कि सर जो हिंदी लिखा है तो उसी हिंदी का मीनिंग एक जगह पे आता है, दूसरी जगह पे तो नहीं आता है। इसी बात को समझाने के लिए हम कहीं पर भी हिंदी मीनिंग नहीं लिखने की कोशिश किए हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने 8 नंबर, यहां पे 10 नंबर होना चाहिए था, ठीक है। 8 नंबर आपके सामने एडहियर टू, और एडहियर टू का मतलब होता है कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी को आप क्या बोलेंगे? एडहियर टू। जैसे ऑल कंटेस्टेंट्स मस्ट एडहियर टू द रूल्स, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? एडहियर टू मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। किसको? कंटेस्टेंट को। और कंटेस्टेंट्स क्या होते हैं? जो आप पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं ना, जो
प्रतिस्पर्धी लोग जो भाग लेते हैं, प्रतिस्पर्धी बोलते हैं ना, वो सारे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी वर्ड नंबर 9 में आपके सामने क्या, एडवाइज अगेंस्ट। एडवाइज अगेंस्ट इसका मतलब होता है रिकमेंड करना, रिकमेंड नॉट टू डू समथिंग, कोई चीज को ना करने का रिकमेंड करना, ठीक है। कोई भी चीज को नहीं करने के लिए आप रिकमेंड जब करते हैं, दैट मीन्स आप एडवाइज अगेंस्ट करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम अगेंस्ट कैरिंग हेवी लोड्स। बहुत ज्यादा भारी चीजें उठा करके उसको चलने के लिए या उठाने के लिए मना किया। तो यहाँ पे मना करता है ना, यहाँ पे रिकमेंड कैसा काम किया, मना करने से, तो उसी के लिए बोलेंगे एडवाइज अगेंस्ट। क्या बोलेंगे, एडवाइज अगेंस्ट। जैसे देखिए कितना बढ़िया डॉक्टर है, उसको इसके अगेंस्ट कि आप हेवी लोड्स को उठा करके या उठाया मत करो, ठीक। तो एडवाइज अगेंस्ट का मतलब होता है कि मना करना। क्या होता है, मना करना। अब इसको देखेंगे तो इसका मतलब बनता है मना करने से, या रिकमेंड करना ना करने से। रिकमेंड कैसा करना, ना करने से, नहीं करने से। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी वर्ड नंबर 10। वर्ड नंबर 10 आपके सामने क्या है, एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब होता है कि हैव द सेम ओपिनियन एज सम एल्स। किसी दूसरे के अकॉर्डिंग अपना भी ओपिनियन रखना, उसी को बोलेंगे एग्री विथ। आप भी कुछ बोले, हम भी वही चीज बोले, सेम चीज बोले, आपके साथ हामी भरे, इसी चीज को बोलते हैं एग्री विथ, हामी भरना, ठीक है। उसके साथ सहमत होना। क्या बोलेंगे, उसके बातों से आप सहमत होना। चलिए, उसके बातों से सहमत होना। जैसे आई एग्री विथ यू एंटायरली, आई थिंक शी डिजर्व्स द अवार्ड टू। मैं आपके साथ एग्री करा, मैं भी आपके साथ एग्री करा पूरी तरीके से, और ये सोच करके ये सोचता हूं कि उसे क्या चाहिए, उसी को अवार्ड चाहिए, वो डिजर्व भी करती है अवार्ड के लिए। तो ये बात रहा आपका एग्री विथ के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे 9। एक्चुअली यहाँ पे तो गवर्ड है ना, 8, 9, 10, तो ये हो गया। नंबर आप ठीक कर लीजिएगा, 11, 12 और ये हो जाएगा 13। तो 11 नंबर आपके सामने एम एट। एम एट का मतलब होता है कि डायरेक्ट टुवर्ड्स अ टारगेट। जब आप टारगेट की ओर नजर बनाए रखते हैं, जैसे आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो नजर बनाए हुए हैं, उसी नजर को आप क्या बोलेंगे, एम एट। जैसे द पुलिस मैन एम्ड हिज गन स्ट्रेट एट द हाईजैकर। देखिए यहां पे एम लिखा हुआ है, एम्ड एट किसको, हाईजैकर। तो पुलिस अपना गन को ना एकदम से उसी की ओर तान करके रखा हुआ उस हाईजैकर के ऊपर, कि जैसे ही हाईजैकर जो है बाहर निकलेगा, हम उसको बस टपका देंगे। 12 नंबर आपके सामने अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है टेक इनटू कंसीडरेशन। जब आप उसके ऊपर कंसीडर करते हैं, उसको सोचते हैं, विचार करते हैं। कंसीडर का मतलब विचार करना, ठीक है, विचार करना उसके ऊपर। इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना मतलब विचार करना, आप उसमें इंक्लूड करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर विचार करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इट विल टेक लॉन्गर, यू हैव टू अलाउ फॉर हेवी ट्रैफिक एट रश आवर। इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए यू हैव टू अलाउ फॉर को मतलब विचार करो हेवी ट्रैफिक के ऊपर, कि उस रश वाले समय में, जिस समय में बहुत ज्यादा बस, बहुत ज्यादा गाड़ियां चलेगी उस रास्ते में, उस वक्त तो आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। इसलिए एक बार सोच लो, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, विचार कर लो। वी मस्ट अलाउ फॉर यहाँ पे देखो इंक्लूड इन कैलकुलेशन है ना, तो यहाँ पे इंक्लूड वाला सेंस आएगा, देखना कैसे। वी मस्ट अलाउ फॉर फूड एक्सपेंसेस टू, लेट्स ऐड 20 यूरो पर पर्सन। यहाँ बोला ना कि जो फूड एक्सपेंसेस है ये भी बढ़ेगा ना, इसलिए आप इंक्लूड करो कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन में इंक्लूड करो किसको, फूड एक्सपेंसेस को, और जोड़ लो हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने यूरो, तो 20 यूरो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलाउ फॉर का मतलब इंक्लूड इन कैलकुलेशन, जोड़ने में, आपके जो सम है कितना खर्च होने वाला उस हिसाब में और भी चीजें ऐड करने से। नेक्स्ट आपके सामने 13 जो कि है allude to। allude to का मतलब होता है कि मेंशन और मेक रेफरेंस टू समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। जब आप मेंशन करते हैं या किसी को बताते हैं, किसी को रेफरेंस करते हैं एक इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे होता है ना कि ताना मारना, यस आ गया, क्या बोल सकते हैं इसको, ताना मारना। जब आप किसी के बारे में बोलते हैं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, या फिर उसके बारे में बात तो जरूर कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट तरीके से,
और जब आप इनडायरेक्ट तरीके से बात करें, इसका मतलब allude to, जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम इज सी alluding to, वो कौन सा प्रॉब्लम इनडायरेक्ट तरीके से मुझे बताना चाह रही, मुझे नहीं पता। जैसे बोलती है ना कभी कभी, ऐसे लोग सुनते होंगे कि एग्जाम्पल में कैसे ले लें, एग्जाम्पल में ऐसे ले लेना, जब किसी को कहीं पे जाना होता है तो वो घुमा फिरा कर बहुत बोलेगा कि वो वहां पे गया था ना, तो जैसे ऐसे देखा था, ये है वो है, आप भी वहां जाइएगा तो ऐसा होगा। वो खुद जाने के लिए चाह रही है लेकिन आपको घुमा फिरा करके उसके बारे में बात कर रही है। दैट इज इनडायरेक्ट वे। ताना मारना का मतलब एक तरह से ये नेगेटिव होता है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से किसी को हम लोग रेफर करते हैं, किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्यूड टू। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, कितने नंबर का हो जाएगा ये, 13 नहीं, ये 14, 15 एंड 16। इसको काट देते हैं हम लोग। तो 14 में क्या है, अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है रीच करना या फिर बी इक्विवेलेंट टू। जैसे द टोटल रिपेयर वर्क विल अमाउंट टू 1200 यूरो। जो टोटल रिपेयर वर्क बना उसके लिए जो पैसे बना, रीच कर गया कितने तक उसका टोटल इक्विवेलेंट बना, तो 1200 यूरो तक। तो यहाँ पे अमाउंट टू, इसका मतलब वहां तक जाएगा, वहां तक ही पहुंचेगा, इतने पैसे उसमें लगेंगे। तो उस तरह का सेंस आ रहा है अमाउंट टू। जैसे दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल में, हिज स्टेटमेंट अमाउंटेड टू अ कॉन्फेशन। उसकी जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से लग रहा है, एक कॉन्फेशन के जैसा, एक वो कॉन्फेस करने के सेंस में वैसे ही प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही का सेंस दिया, इसका मतलब इक्वल टू, वैसे ही प्रतीत हो रहा है। तो वैसे ही का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू। क्या बोलता है, इक्विवेलेंट टू। नेक्स्ट आपके सामने 15 नंबर वर्ड जो कि एंगल 4, और एंगल 4 का मतलब क्या होता है, ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग बाय फ्रॉम द वे ही इज स्पीकिंग आई सस्पेक्ट टॉम इज एंजलिंग फॉर अ फ्री टिकट। अब देखिए यहाँ फ्री टिकट के बारे में बात कर रहा है ना, यहाँ पे एंजलिंग फॉर, इसका मतलब होता है ना कि जब आप कोई भी चीज को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, किसी का हिंट दे करके, किसी के बारे में सजेस्ट करके कि उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, दैट इज एंजल फॉर या फिर एंगल 4। जैसे फ्रॉम द वे ही इज स्पीकिंग, जैसे वो बोल रहा है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बस हिंट करके, सजेस्ट करके। तो इस तरीके से आप एंगल 4 का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब कि जब आप कोई भी चीज को ऑब्टेन, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश, घुमा फिरा करके प्राप्त करने की कोशिश, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट आज का, आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है रिप्लाई रूडली टू समवन इन ऑथोरिटी व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट। जब हम लोग रिप्लाई करते हैं, रूडली करते हैं किसी को, किसी ऑथोरिटी को, कब, जब आप शांत रहने की कोशिश करते हैं लेकिन आप उसके साथ ना एकदम रूडली तरीके से आंसर कर बैठते हैं, दैट इज आंसर बैक। जैसे होता है ना कि कोई शांत है, आप उसको बोले जा रहे हो, लेकिन अचानक से उसका आंसर आता है रूडली तरीके से, गुस्से तरीके से, तो उसी आंसर को क्या बोलेंगे, आंसर बैक। जैसे आई एम योर टीचर, डोंट आंसर बैक। मैं आपका टीचर हूं, आप बहस मत करो। यहाँ पे बहस वाले सेंस होगा। आंसर बैक का मतलब होता है बहस करने से। बहस करने का मतलब रूडली होता है, बहस करने का मतलब ही तो रूडली होता है ना। कोई यदि बहस कर रहा है, इसका मतलब रूडली तरीके से ही करेगा, वो आपके साथ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आज हम लोग फ्रेजल वर्ब देखे। आज वाले जो वर्ड्स हैं, ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि बात कुछ और भी लिखा, मतलब वर्ड के साथ यदि किसी तरह का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो कुछ अलग तरह का वो मीनिंग दे जाता है, और इसी को समझना होता है। और यही चीज एक टफ, एक थोड़ा सा हार्ड आपके लिए बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप इसको शिद्दत से धीरे धीरे तरीके से रिवाइज करते रहिए, थोड़ा सा इसको पढ़ते रहिए, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। देन आफ्टर आप इसके ऊपर अच्छे कमांड कर पाएंगे, आपको इन सारी चीजों पे एक बेहतर पकड़ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अपने प्रैक्टिस को जारी रखना है। हम लोग अपने आप को 100% दे सकते हैं, ठीक है, बशर्ते रिजल्ट कितना बनता है इस पे हम लोग को बहुत ज्यादा सोचने और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपना 100% दो, रिजल्ट भी आपका 100% ही बनेगा। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा,
अपने पढ़ाई को और भी ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश कीजिए, लगे रहिए, स्टे मोटिवेटेड और कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद,